हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास के लिए सेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट क्या है। ओके, तो अगर कोई बोले टॉप 10 प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ओके, तो ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई बोलता है कि मेरे टॉप 10 प्लेयर्स ये हैं, और अगर कोई दूसरा बोले कि नहीं, इसमें से मैं इसको टॉप 10 में नहीं मानता, मतलब डिसएग्रीमेंट हो गया। तो अगर किसी भी इशू पे अगर डिसएग्री कोई हो रहा है तो वो सेट्स नहीं है। मैं बोलता हूँ कि ये टॉप 3 राइटर्स हैं इंडिया के। ओके, कोई इसमें बोलता है कि नहीं, ये मैं इसको टॉप नहीं मानता, टॉप 3 में मैं इसको टॉप 3 से बाहर मानता हूँ, दैट मीन्स कि वहाँ भी ये डिसएग्री हो रहा है, तो ये भी सेट नहीं है। ठीक है, तो ये तो बेसिक कभी कभी एक मार्क में आ जाता है, वो कुछ दे करके कि टॉप 10 राइटर्स इन इंडिया या वर्ल्ड्स टॉप 10 प्लेयर्स, ठीक है ना, क्रिकेट प्लेयर्स लिस्ट दे दिया, मुझे उनमें से कोई नाम जो है वो नहीं पसंद आ रहा है कि वो टॉप 10 के अंदर आएंगे, तो दैट मीन्स कि वो सेट नहीं है। तो ये हो गया 1 मार्कर क्वेश्चन। इस तरह से कभी कभार आ जाता है, कम आता है लेकिन आ जाता है। ठीक है, चलो अब हम इसके आगे सेट्स में करते हैं जो मेन उसका पार्ट है। तो सेट्स में सबसे पहले यूनिवर्सल सेट होता है। U इज इक्वल टू, इसमें देखो ये भी लिखते हैं या फिर आजकल ना ऐसे एप्सिलॉन करके भी लिखता है, एप्सिलॉन। सो यूनिवर्सल सेट, ओके, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब कि इसके बाद में A, B या C या जितने भी मैं लिखूंगा ना, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर आएंगे। तो सपोज अगर मैंने तुम्हें दे दिया इसमें, और देखो सेट्स को ना कर्ली ब्रैकेट में बंद करके रखा जाता है। तो जो सेट्स है उसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखते हैं। ठीक है, मान लो ये U इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ही हो गया। ठीक है, देखो U यूनिवर्सल सेट को U से भी लिखते हैं और यूनियन को भी U से लिखते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जहाँ पे A यूनियन B लिखा होगा इसका मतलब कि उस U का मतलब सिंबल तो यही होगा, तो वहाँ पे वो यूनियन है। और यूनिवर्सल सेट किसी भी क्वेश्चन के बिल्कुल पहले लाइन में आता है कि U इक्वल टू ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यूनिवर्सल सेट ये हो गया। अब सपोज मैं दे देता हूँ A इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, ऐसे, ये मैंने A दे दिया। फिर B इज इक्वल टू, सपोज मैंने दे दिया 1, 3, 4, 6, 9, ये मैंने B दे दिया। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से बंद करके, मतलब ये सेट है। ओके, अब देखो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर तुम्हें A यूनियन B निकालना हो, सो देयरफॉर ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि कैसे इसमें आंसर आता है। तो A यूनियन B का मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A एंड B बट नॉट रिपीटिंग, यानी कि A और B में जितने भी अलग अलग सारे हम मिला करके लिखेंगे, लेकिन किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, 2 है, तो मतलब इसमें 1 आएगा। इसमें 2 है, उसमें नहीं है, तो 2 आएगा। उसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो ये 3 भी आएगा। इसमें 4 है, उसमें भी 4 है, तो 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4। फिर देखो इसमें 6 है, उसमें भी 6 है, तो 6 भी एक ही बार आएगा। फिर इसमें 8 है, उसमें नहीं है, तो 8 आएगा। 9 उसमें है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 9 भी आएगा। और फिर ये कर्ली ब्रैकेट से बंद हो गया। तो ये हुआ A यूनियन B। तो A यूनियन B समझ में आ गया। हमें दोनों ही सेट के सभी एलिमेंट्स को लिखना है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। ओके, अब हम करते हैं A इंटरसेक्शन B। अब देखो A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है कॉमन इन बोथ। ठीक है ना, मैं इसका पहले मतलब लिख देता हूँ। ठीक है, ऑल, यहाँ पे भी लिख देता हूँ ऑल टर्म्स या एलिमेंट्स लिखो, ऑल एलिमेंट्स विदाउट रिपीट, ऑल एलिमेंट्स विदाउट रिपीट। अब A इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसमें और इसमें जो दोनों में जो सिर्फ कॉमन है, कॉमन क्या है, 4, 6 है और 3, 4, 6, 3, 4, 6, इसमें 3 नंबर कॉमन है। सो 3, 4, 6, और इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन इन बोथ।
कॉमन इन बोथ, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हमें सीखना है डैश कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। देखो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है, अब देखो जैसे नॉट ए, इसको हम लिखते हैं ए डैश। ए डैश को क्या बोलते हैं, नॉट ए। अब नॉट ए कैसे निकालते हैं, अब देखो नॉट ए का मतलब हो गया कि वो सारे एलिमेंट जिसमें ए का आंसर नहीं है, ए वाले जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। तो अब काम आएगा ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैंने दिया हुआ है 1 से लेकर के 9 तक सारे नंबर्स। तो जो नॉट ए है उसका मतलब हो गया u माइनस ए। अब यहाँ पे u का मतलब यूनियन नहीं है, ये है सेट ऑफ, ये यूनिवर्सल सेट्स है। तो यूनिवर्सल सेट यानी कि 1 से लेकर के 9 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से ए का जो एलिमेंट है उसको हटा दो, यानी कि रिमूव कर दो। तो इसका देखो क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा देखो ए में है 2 4 6 8, तो इसमें से जब ये 2 4 6 8 माइनस होगा तो क्या बचा, 1 बचा। 2 माइनस हो गया तो 2 नहीं लिखेंगे, इसमें 3 नहीं है मतलब कि 3 बचेगा। अब इसमें देखो 4 है तो 4 तो हट जाएगा ना, तो 4 नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे, 6 है तो 6 हट गया, तो फिर क्या आएगा, 7 आएगा। फिर यहाँ पे 8 है, 8 तो हट जाएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। ये देखो, सो ये वाला जो 1 3 5 7 जो 9 है वो क्या है, ए डैश है। ए डैश का मतलब कि नॉट है। अब तुम खुद देख लो 2 4 6 8 इसमें नहीं है, ठीक है ना, कोई एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है। दैट मीन्स कि ये ए नॉट है, नॉट ए या ए नॉट, यानी कि उसका जो सिंबल है वो ए डैश है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 3 5 7 9। ठीक इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि तुम बी डैश निकालो तो बी डैश, बी इसको डैश पढ़ते हैं, ठीक है, या बी कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली भी बोल सकते हो। तो बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या हुआ, u माइनस बी। हमेशा जब भी तुम डैश निकालोगे या कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालोगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट से ही माइनस होगा। अब u माइनस बी, चलो u माइनस बी निकालते हैं, ठीक है। अब यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हो गया नॉट बी। अब नॉट बी, अब चलो इसका आंसर लिखो। ये देखो u मतलब यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर के 9 तक सब कुछ है। यहाँ पे जो b है देखो 1 3 4 6 9 है। तो अब इस सेट में से ये जो 1 3 4 6 9 है उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो रिमूव करो, चलो देखो क्या बचता है। इसमें 1 है, देखो ये रहा 1 3 4 6 9, तो 1 है, उसमें भी 1 है, ये रिमूव हो गया। उसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 बचेगा, पहले 2 बचेगा, ठीक है। अब इसमें 3 है, उसमें 3 है, तो रिमूव हो गया। फिर 4 भी रिमूव हो गया। 5, इसमें b में 5 नहीं है तो 5 अब इसमें आ जाएगा। फिर 6 रिमूव हो गया। फिर 7 8 आ जाएगा। ये देखो 7 और 8, 9 इसमें है, उसमें भी है, तो 9 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये हमारा 2 5 7 8 ये हो गया हमारा नॉट बी, यानी कि 2 5 7, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैं मिटा के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ। तो अब हम डिफरेंस ऑफ सेट्स करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या हुआ, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। अब जो पहले वाला था, ठीक है ना, वो सारे जो माइनस करके आया था, अब उसमें भी देखो डिफरेंस था। जैसे अब क्योंकि उसके साथ जब डैश होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो हम उन सेट्स को u से यानी कि यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। लेकिन अगर सपोज a इक्वल टू कुछ 1 3 4 7 9 ये है, और b इज इक्वल टू 2 1 या 2 ले लो, चलो 2 4 6 7 और 8, ठीक है। चलो इतना या 9 ले लो, ये 9 ले लो, ठीक है ना। तो ये a हो गया और b हो गया, ओके। अब सपोज हमें a माइनस बी निकालना है। पहले हमने a डैश निकाला था, वो u माइनस है था। अगर हम अब a माइनस बी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो देखो a माइनस बी में क्या आएगा, a माइनस बी का मतलब हुआ कि a और b में जो भी कॉमन एलिमेंट है ना उनको a के लिस्ट से हटा दो, ठीक है। a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब a में से जो b का कॉमन एलिमेंट है। तो ये 1 3 4 7 9 है,
और ये 2 4 6 7 9 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो इसको करने के लिए इसका मतलब हो गया a माइनस ए इंटरसेक्शन b। सबसे पहले तो ये समझो इसका मीनिंग क्या हुआ, a में से हमें a इंटरसेक्शन b को माइनस करना है। अब यहाँ पे देखो a इंटरसेक्शन b क्या है, सिंस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, देखना जरा 1 3 उसमें नहीं है, 4 7 9 और यहाँ भी 4 7 9, तो जो कॉमन पार्ट है वो है 4 7 एंड 9, ठीक है। अब a माइनस ए इंटरसेक्शन b, तो a माइनस ए इंटरसेक्शन b का आंसर क्या आ जाएगा, इसमें से 4 7 9 ये रिमूव हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1 एंड 3 ये बचा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा a माइनस बी, ठीक है। ठीक उसी तरह से b माइनस ए, तो b माइनस ए क्या होगा, यानी कि जो भी एलिमेंट पहले लिखा होता है ना उसके आंसर में से दोनों का जो कॉमन है वो हम हटाते हैं। तो b माइनस ए मतलब हो गया b माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब ये भी मैं बता दूं यहाँ पे कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ध्यान रखना, a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a सेम बात है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो b माइनस ए इंटरसेक्शन b। अब देखो b मतलब 2 4 6 7 9, इसमें से हमें क्या हटाना है, a इंटरसेक्शन b, और a इंटरसेक्शन b है 4 7 9, तो इस वाले लिस्ट से 4 7 9 को हटा दिया तो क्या बचा 2,7, तो ये हो गया 2,7, क्योंकि इसमें से 4 7 9 निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा b माइनस ए, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है कि तुम a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन निकालो, अब ध्यान से देखो, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, देखो कि क्या आता है, ठीक है। तो a माइनस बी का आंसर क्या है, 1 3 है, और इसका आंसर क्या है 2 7 है, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो हो जाएगा 1 2 3 7। ये मैं हर चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट से हम ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन हो गया। अब यहाँ से a माइनस बी, देखो ये a माइनस बी ये है, और जो b माइनस ए है वो b माइनस ए इंटरसेक्शन भी है। इनको अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, तो वो a माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो ये यूनियन का एक n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला इसमें आता है, वो भी हम बाद में करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ जिसमें यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, अब इसमें मैं अब फिर से ऐड कर रहा हूँ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब मान लो कि यूनिवर्सल सेट फिर से हमारा अगर 1 2 3 अप टू 9 है, 1 से लेकर के 9 है, ठीक है। तो अभी a डैश कितना होगा, ये देखो a डैश यानी कि अब ये सारी चीज़ें उसमें से हट जाएगा, तो हमारे पास बचा 2 5 8, बस ये सारा देखो a डैश 2 5 8 बचा, और b डैश निकालो तो b डैश क्या बचेगा b डैश का मतलब कि तुम्हारा ये 2 4 6 7 9 ये हटेगा, तो 1 आएगा, 2 चला गया, 3 बचा तो 3 आएगा, 4 चला गया, 5 आएगा, फिर ये 6 7 चला गया, 8 आएगा। ये देखो ये है b डैश। अब a डैश यूनियन b डैश निकालो, a डैश यूनियन b डैश। अब इसका यूनियन निकालना है तुम्हें, फिर से देखो अब ये यूनियन में क्या क्या आएगा। मैंने क्या बताया था, जब हम यूनियन निकालते हैं तो ऑल एलिमेंट्स लेकिन रिपीट नहीं होगा, तो इसमें 1 है इसमें नहीं है तो 1 आएगा, इसमें 2 है इसमें नहीं है तो 2 भी आएगा, 3 आएगा, और ये देखो 5 और 8 दोनों में ही है तो एक ही बार होगा 5 और 8 बस, ठीक है। तो ये हमारे हो गए a डैश यूनियन b डैश। अब मान लो कि अगर मुझे a डैश माइनस b डैश निकालना है, देखो ये ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट करने के लिए मैंने दोबारा से यूनिवर्सल सेट लिखा है, और ये सारे तुम फिर से ताकि रिपीट हो जाए। अब अगर a डैश माइनस b डैश निकालना है, ठीक है, यहाँ पे करो a डैश माइनस b डैश,
तो ए डैश माइनस बी डैश का मतलब क्या हो जाएगा, ये ए डैश है और ये बी डैश है, यानी कि दोनों में जो भी कॉमन पार्ट है उसको कहाँ से हटाना है, हमें ए डैश है। इन दोनों का कॉमन क्या है, ये ए डैश यूनियन बी डैश हो गया। चलो यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अभी यहीं पे हम लोग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 2 5 8 1 3 5 8, तो सिर्फ 5 और 8 कॉमन है ना, तो ये हो गया हमारा 5 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे ए डैश माइनस बी डैश का मीनिंग क्या हुआ, ये हुआ ए डैश माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये देखो अब ए डैश का आंसर यहाँ पे है 2 5 8 और उसमें से ये जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है 5 और 8 ये हट जाएगा, तो हटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। ये देखो सिर्फ 2 बचेगा, ओके। तो ये हो गया ए डैश माइनस बी डैश। अब बी डैश माइनस ए डैश भी एक बार निकाल देते हैं, बी डैश माइनस ए डैश, तो इसका आंसर क्या होगा, बी डैश माइनस बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एक ही बात है, ओके। तो इसका आंसर चलो लिखते हैं। तो इसका आंसर देखो क्या है, बी डैश ये रहा और इसमें से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को माइनस करना है, तो 1 3 5 8 में से 5 और 8 को रिमूव कर दो, हटा दो, तो क्या बचेगा, 1 3 बचेगा। तो ये रहा हमारा 1 3। तो ए डैश, तो अभी तक बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स कर लिए इस टाइप के, जिसमें कि हमें यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, माइनस करना है, डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स निकालना है। तो ये सब तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दूसरे क्वेश्चंस में अभी कर रहा हूँ। हाँ, तो अब हमें करना है रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कैसे समझोगे, देखो जैसे अभी तक हम जितने भी सेट्स लिख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो सारा का सारा नंबर्स में है ना, तो रोस्टर फॉर्म है ये। तो ये हो गया तुम्हारा, जैसे मान लो a इक्वल टू 2 4 5 7, ठीक है ना। तो हम इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म। अच्छा, अब अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज n स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे n इज लेस दैन इक्वल टू 10, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, n इज लेस दैन इक्वल टू 10, तो x सच दैट x, तो ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा होता है ना, इसे हम बोलते हैं इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये समझ में आ गया। अब इसमें हमें क्या सीखना होता है कि कभी ऐसे देते हैं और बोलते हैं कि इसी चीज़ को सेट बिल्डर में लिखो, कभी सेट बिल्डर में देके बोलते हैं कि तुम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जैसे मान लो कि ये सेट बिल्डर दे दिया, ठीक है, और इसमें एक चीज़ और लिख लो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल n लिखा हुआ है, वैसे तो लेस दैन इक्वल टू 10 लिखा हुआ है ना, लेकिन लेस दैन इक्वल टू 10 का मतलब कि 9.1 भी हो गया, 8.7 भी हो गया, ये सब कुछ हो गया। लेकिन ये लिख देने से फिर वो एक स्पेशल कैटेगरी बन जाती है कि हमें सिर्फ ये जो n है वो नेचुरल ही नंबर है, यानी कि 1 ऑनवर्ड, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम इसको अगर क्वेश्चन आता है कि इस सेट बिल्डर फॉर्म को तुम किस में लिखो, रोस्टर में लिखो। सो देखो क्या बन जाएगा, देयरफॉर या इम्प्लाइज b इज इक्वल टू, अब देखो ना यहाँ पे n लेस दैन इक्वल टू 10 है और x सच दैट x इज n स्क्वायर, यानी कि जो भी नेचुरल नंबर है ना, कहाँ तक, 10 तक, हमें उनके स्क्वायर को लिस्ट करना है, ठीक है ना, यानी कि उनका हमें सेट बनाना है। तो ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 9, उसके बाद 16, फिर 5 स्क्वायर इज 25, या इसके बाद तुम डॉट डॉट लगा करके लास्ट में ये तुम 100 लिख दो। जब ज़्यादा नंबर हो तो हमें 3 तो लिखने ही चाहिए, कम से कम 3 लिख करके डॉट डॉट लगा दो। तो तुम चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा 149 डॉट डॉट 100, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसके बाद 4 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n इक्वल टू 10। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर तुम n को 10 पुट करोगे तो क्या आएगा, 10 स्क्वायर इज 100। तो ये हो गया इज रोस्टर
फॉर्म, रोस्टर फॉर्म ऑफ बी, ठीक है ना। यानी कि जो सेट बी दिया हुआ है ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इम्प्लाइज बी इक्वल टू दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ बी, ठीक है। आई होप कि ये वाला जो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म है वो समझ में आया। अब जैसे सेट ए दे दिया, अब इसमें 1 मार्कर में तुम्हारे एन सेट में बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ कि एनसीईआरटी के हिसाब से जितनी भी चीज़ें उसमें यूज हुई है ना वो मैं सबका अपने मन से क्वेश्चन बना करके समझाता हूँ। इसके बाद जब तुम एनसीईआरटी उठाओगे करने के लिए तो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अब सपोज अगर ये ए दिया हुआ है, अगर मैं पूछता हूँ कि 5 इज एन एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू, ठीक है। तो 5 बिलोंग्स टू ए। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि 5 बिलोंग्स टू ए, ये जो लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अब तुम देखो ए इक्वल टू 2 4 5 7, तो मैंने तो 5 लिया हुआ है, तो 5 तो इसके अंदर है ना, तो दैट मीन्स कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए इज ए ट्रू स्टेटमेंट, या 5 बिलोंग्स टू ए इज ट्रू, ओके। सो इज ट्रू। अब देखो इसमें ना जो टाइप ऑफ ब्रैकेट्स होता है ना उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ, अगर मैं इसी को ऐसे लिखूँ, मतलब इसमें करली ब्रैकेट में डाल के इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ये अब गलत हो गया, क्योंकि करली जो सेट्स होते हैं ना उनमें करली ब्रैकेट एंड में और शुरू में होता है। अगर मैं इस 5 को लिखूँ तो 5 एक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने करली ब्रैकेट से बंद कर दिया तो ये खुद से एक सेट हो गया, ठीक है ना, तो ये एलिमेंट नहीं रहा। तो 5 करली ब्रैकेट के अंदर है, इज एन एलिमेंट ऑफ ए इज फॉल्स, इज फॉल्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तुम्हें सीखनी है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में, कि अगर वो ब्रैकेट में बंद हो गया तो वो एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं मान लो लिखता हूँ कि 3 डज नॉट बिलोंग टू, तो डज नॉट बिलोंग टू लिखने के लिए ये जो एलिमेंट है वो लिख करके उसको कट मार दो, ठीक है। तो 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। अब ये क्या है, देखो इसमें कहीं पे 3 है नहीं है, तो लिखा हुआ है ना कि 3 डज नॉट बिलोंग टू ए या 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ये तो सही है, तो इज ट्रू, इज ट्रू, ठीक है ना। लेकिन अगर यही मैं लिखूं कि 6, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 6, ठीक है, या ऐसे ये भी मैं लगा देता हूँ बिलोंग्स टू ए, तो देखो 6 तो इसमें है ही नहीं। तो अगर मैं ये ना भी लिखूँ ना, ये देखो ये अगर मैं ब्रैकेट ना भी लगाऊं तो बिलोंग्स टू ए इज फॉल्स, ये फॉल्स है, समझ में आया। तो ये सारा रोस्टर फॉर्म्स तुम्हें समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब इनको देखो, जब इसमें दिया होता है तो तुम्हें इसमें लिखना है, और जब इसमें दिया होता है तो इसमें लिखना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं और समझाता हूँ, जिसमें अगर सपोज ए इक्वल टू लिखा हुआ है, सपोज 5 10 15 डॉट डॉट कहाँ तक, सपोज लिखा हुआ है ये 80 तक, 80 तक। देखो अब ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है और हमें लिखना किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि ये किस सीक्वेंस में जा रहा है, तुम्हें बस सीक्वेंस पकड़ना है। अगर तुमने सीक्वेंस पकड़ लिया तो इस तरीके से तुम्हें अब इसके आंसर्स को लिखना है। सो इज इक्वल टू, तो ये क्या है, ये रोस्टर है, इज रोस्टर, ठीक है। एंड अब इसी चीज को देखो कैसे लिखना है, मैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज। अब क्या आया तुम्हारे दिमाग में, इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, देखो ये 5 का टेबल है, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, अप टू 5 इंटू 16 क्या होता है, 80 होता है। तो ये 16 तक जा रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे इज 5n, इज 5n, ठीक है ना, वेयर n लेस देन एंड इक्वल टू 16, यानी कि n की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 16, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे क्लोज। ये नहीं लिखोगे तो इसका मीनिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में तो फिर रियल नंबर्स हो जाएंगे ना, डेसिमल में जितने भी नंबर्स होते हैं 2.1 2.3 7.1 ये सारे, लेकिन यहाँ तो कोई डेसिमल में नंबर है नहीं,
तो ये ध्यान से तुम्हें करना है। इसमें हमें क्या लिखना है, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 15, तो ये अप टू 5 16 जाए, ये ध्यान रखना कि ये कहाँ तक जा रहा है, एंड वाला जरूर लिखना है। और अगर मान लो कि यहाँ पे 80 नहीं लिखा होता, सिर्फ डैश 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 लगा होता, ठीक है, तो फिर यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला, तो n बस बिलोंग्स टू n आएगा, ये वाला जो टर्म है वो आएगा ही नहीं। ओके, ठीक है। और एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ जिसमें कि ये यहाँ पे तो चलो 5 into 1 से शुरू हुआ, वो बीच में से शुरू होता है और कहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये जो n है इसके बीच में आगे और पीछे उस दोनों में एक n नंबर होगा। जैसे चलो इसको मैं पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे वाले में नेक्स्ट वाले पेज पे मैं बताता हूँ इसको। चलो तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्जन का, ठीक है। मान लो a इज़ इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ 2, ठीक है, फिर 4 8 16 एंड डैश डैश। ओके, अब देखो ये इसको मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये है तुम्हारा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, इज़ रोस्टर। चलो इसको मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू, अब इसी को देखो कैसे लिखना है। अब इसको पहले फिगर आउट करो कि ये है क्या, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 है, और ये 16 2 का पावर 4 है, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटी तक अब जा रहा है, यानी कि अब बीच में जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में एंड में एक नंबर दे दिया था, अब नंबर नहीं दिया, मैंने डैश डैश लगा दिया, तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज क्या, ये 2 to the power n, ठीक है, 2 to the power n। और अब ये जो n की वैल्यू है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो 2 का पावर यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 का पावर 1 इज़ 2, 2 का पावर 2 इज़ 4, 2 का पावर 3 इज़ 8। तो जो अब n की जो वैल्यू है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस इतना ही डाल दो, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है क्योंकि नेचुरल नंबर का तो कोई लिमिट नहीं है, 1 से शुरू हो रहा है, तो ये 1 से शुरू हो रहा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मैं बोल रहा था कि अगर डैश डैश लगा हुआ हो तो ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज a इक्वल टू 125 या चलो सिर्फ 25, फिर 125, फिर 625, ओके। चलो ये 3 ही नंबर लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, इज रोस्टर फॉर्म, इज रोस्टर फॉर्म। अब हमें इसको लिखना है, ठीक है ना, इसको लिखना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। सो इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, अब ये देखो ये मैंने क्या लिखा है, ये आंसर एक्चुअली 5 के पावर्स है, ये 5 का पावर 2 है, ये 5 का पावर 3 है, ये 5 का पावर 4 है। तो मतलब जो नंबर यूज हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 2 से लेकर के 4 तक ही हो रहा है। तो पहले तो हम लिखेंगे x सच दैट x इज 5 to the power n, कॉमा, अब 2 लेस दैन इक्वल टू n लेस दैन इक्वल टू 4। मेनली तुम्हें ये समझना है, यानी कि 2 3 4 है ना, तो 2 से शुरू करके 4 पे ख़त्म हो रहा है। अब इसमें 1 नहीं है, तो 2 से लेकर के 4 तक है, लेकिन अभी फिर से ये 2 से 4 के बीच में तो पॉइंट में भी नंबर होते हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए कि जो n है वो नेचुरल नंबर है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और अब इसको क्लोज कर दो। तो अब इसका ये एक्सप्लेनेशन हो गया, यानी कि अब इसमें सेट बिल्डर टू रोस्टर एंड रोस्टर टू सेट बिल्डर, इसमें जितने भी एग्जांपल हो सकते थे वो तुम्हें मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक। तो सेट्स में अभी तक जितना पढ़ाया है उससे तुम्हारा NCERT का जो शुरू के 2-3 एक्सरसाइजेज हैं वो तुम सारा कर सकते हो, ठीक है ना। अब तुम्हें ये पता लग गया कि कौन सा एलिमेंट है, कहाँ पे नहीं है, ट्रू फॉल्स का हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो वेन डायग्राम है ना, उसको मैं एक सेशन में और बता दूंगा, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो तुम्हें फटाफट मिलता जाए। ओके, चलो, थैंक यू।